हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे 1920 का दशक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं कहेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से, थोड़ा बहुत है डेटा, लेकिन अगर हम बात करें मेंस के हिसाब से तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगला जो 2 चैप्टर है वो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेंस की दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना किसी और बात के स्टार्ट करते हैं। तो 1920 का दशक है। स्वराजवादी, परिवर्तन विरोधी और नए विचारों का उदय होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भविष्य की रणनीति पर राष्ट्रीय बहस होता है। जब महात्मा गांधी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह वापस ले लिया तो देश के राष्ट्रवादियों और कांग्रेस नेताओं के सामने यह बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या किया जाए। इस मोड़ पर राष्ट्रवादियों के बीच 2 स्तरीय 2 स्टेजेस बहस शुरू हुई। प्रथम प्रश्न ये था कि निकट भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप और रणनीति कैसी होगी। द्वितीय प्रश्न ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सरकार सत्ता में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्रथम चरण की बहस पे। तो 3 अलग अलग विचारधाराएं निकल के आती हैं। आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस के भीतर 3 मुख्य गुट या अवधारणाएं सामने आई। पहली अवधारणा थी गांधीवादी या रचनात्मक कार्य, नो चेंजर्स, प्रो चेंज बाय ग्रॉस रूट्स, ठीक है। तो विचार क्या था इनका कि इनका मानना था कि राजनीतिक निराशा के इस दौर में फिर से गांवों में जाकर गांधी जी के बताए रास्ते पर रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू किए जाने चाहिए। कार्य क्या था? खादी का प्रचार, छुआछूत निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देना, ताकि जनता को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार किया जा सके, ठीक। दूसरी अवधारणा क्या थी? संवैधानिक संघर्ष, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्वराजिस्ट लाइन, ठीक है। तो प्रमुख समर्थक कौन थे इसके थे आसफ अली सत्यमूर्ति, डॉक्टर एम ए अंसारी, भूलाभाई देसाई और बीसी रॉय, ठीक है। इनका तर्क क्या था? इनका तर्क था कि इस समय जनता थक चुकी है और कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन जारी रखने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए 1934 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भाग लेना चाहिए और विधानमंडल यानी काउंसिल्स में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। तो इनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना या केवल अंग्रेजों के बनाए कानून को मानना नहीं था, बल्कि सदन के भीतर रहकर एक नया राजनीतिक मोर्चा खोलना था। इससे जनता का मनोबल गिरने से बचेगा और विधानमंडल का मंच अंग्रेजों की नीतियों को बेनकाब करने के लिए बेहतरीन हथियार साबित होगा, ठीक। अब आते हैं तीसरी अवधारणा के ओर। कहता है कि इसमें जो शामिल लोग थे वो प्रखर वामपंथी विचार के थे, लेफ्टिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी लाइन के थे। इनके प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू और समाजवादी जो सोशलिस्ट गुट था, ठीक है। मुख्य तर्क क्या था इनका कि यह गुट रचनात्मक कार्यों और चुनाव लड़ने, सदन में जाने, दोनों विचारों का कड़ा विरोधी था। नेहरू और वामपंथियों का मानना था कि दोनों तरीके जनता का ध्यान औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मुख्य संघर्ष से भटका देंगे और आंदोलन को जो है पूरी तरह पटरी से उतार देंगे। उनका मानना था कि उस समय का आर्थिक संकट यानी वैश्विक मंदी क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सही समय था और जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार थी, ठीक। जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी विचार। नेहरू जी इस समय पूरी तरह समाजवादी रंग में रंगे हुए थे। उनके विचार निम्नलिखित थे। वैश्विक लक्ष्य। नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा, न केवल भारतीय जनता बल्कि पूरे विश्व की जनता के सामने इस समय मुख्य लक्ष्य पूंजीवादी कैपिटलिज्म का समूल उन्मूलन, जड़ से खात्मा और समाजवाद सोशलिज्म की स्थापना है। सुधारवाद का विरोध। नेहरू जी की नज़र में आंदोलन को वापस लेना, रचनात्मक कार्यों में लग जाना या संसद में भागीदारी करना एक प्रकार की आध्यात्मिक पराजय, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी रास्ते को छोड़कर सुधारवादी सम्मिश्र रास्ता अपनाने जैसा था। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल पर जोर। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों और किसानों के संघर्षों और उनकी मांगों का खुलकर समर्थन करना चाहिए। किसानों और मजदूरों को वर्ग के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए ताकि कांग्रेस उनके आंदोलन को दिशा दे सके। नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि वर्ग संघर्ष के बिना असली साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। नेहरू द्वारा संघर्ष समझौता संघर्ष।
ठीक है, की रणनीति का विरोध। ST हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धारा संघर्ष, समझौता संघर्ष यानी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल की रणनीति पर काम करता था। क्या है स्ट्रगल, समझौता स्ट्रगल, ठीक है, वो है कि पहले सरकार के खिलाफ यानी स्ट्रगल करना, एक तीव्र आंदोलन जैसे असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, फिर समझौता करना, रेस्ट फेज, ठीक है, जब आंदोलन धीमा पड़ने लगे तो वापस लेकर सरकार के साथ समझौता कर लो या शांत हो जाओ। इस शांत काल में जनता जो है अपनी शक्ति दोबारा जुटाती है और सरकार को सोचने का मौका मिलता है। फिर से संघर्ष स्टार्ट, यदि सरकार मांगे पूरी ना करे तो पूरी ताकत से दोबारा आंदोलन शुरू कर दो। गांधी जी का मानना था कि जनता अनंत काल तक बलिदान नहीं दे सकती है, ठीक है, उसे आराम चाहिए। और नेहरू का विकल्प संघर्ष विजय, ठीक है, ये रणनीति थी। नेहरू STS रणनीति से पूरी तरह असहमत थे। उनके तर्क थे कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां हमें अंग्रेजों से तब तक लड़ना था जब तक उन्हें पूरी तरह उखाड़ न फेंके। कांग्रेस को निरंतर संघर्ष की नीति अपनानी चाहिए, अंग्रेजों के समझौतों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य को आने यानी धीमा या कमजोर की ताकत से नहीं हराया जा सकता, इसके लिए निरंतर संघर्ष अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने संघर्ष विजय की रणनीति दी, ठीक है। सत्ता में भागीदारी पर आम सहमति और गांधी जी की दूरदर्शिता। इस वैचारिक मतभेद को देखकर ब्रिटिश सरकार खुश थी। उसे लग रहा था कि कांग्रेस में 1907 के सूरत विभाजन की तरह एक बड़ा बिखराव होने वाला है, लेकिन गांधी जी ने अपनी दूरदर्शिता से कांग्रेस को टूटने से बचा लिया। STS समर्थकों को अनुमति। गांधी जी जानते थे कि आज़ादी का असली रास्ता सत्याग्रह ही है, लेकिन उन्होंने चुनाव और काउंसिल में प्रवेश के समर्थकों की बात मान ली। उन्होंने कहा संसदीय राजनीति में आज़ादी नहीं मिल सकती, लेकिन जो कांग्रेस जन रचनात्मक कार्यों या सत्याग्रह में भाग नहीं ले पा रहे हैं वो इसके जरिए खुद को सक्रिय रख सकते हैं, बशर्ते वे सुविधावादी न बन जाएं, ठीक है, लालच में न फंस जाएं, ठीक। वामपंथियों को भरोसा। गांधी जी ने नेहरू और वामपंथियों को आश्वस्त किया कि आंदोलन वापस लेना परिस्थितियों की मांग थी, इसका मतलब साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेकना या समझौता करना बिल्कुल नहीं है। मार्च 1934 में पटना अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक पटना में हुई, जहां चुनाव लड़ने के लिए एक संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया। गांधी जी का कांग्रेस से इस्तीफा 1934। गांधी जी ने महसूस किया कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग संसदीय राजनीति चाहता है और दूसरा जो है समाजवादी वर्ग उन नीतियों जैसे चरखा काटना से असहमत है, उनकी नीतियों से, ठीक है। तो वे अपने विचारों का नैतिक दबाव कांग्रेस पर नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए 1934 में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादियों की एकता। वामपंथियों और समाजवादियों ने भी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने माना कि अंग्रेजों को हटाने के लिए कांग्रेस का एकजुट रहना जरूरी है। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बजाय उनके भीतर रहकर उसे जुझारू बनाना बेहतर है। परिणाम क्या हुआ? नवंबर 1934 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीत ली। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कांग्रेस को बांटने और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण और परिस्थितियां थी। स्वराज दल की भूमिका। पहला, 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधारों से भारतीय पहले ही असंतुष्ट थे। 1923 के चुनावों में जीतकर आए स्वराज दल के नेताओं ने सदन के भीतर बजटीय मांगों को खारिज करके और सरकारी विधेयकों का कड़ा विरोध करके ब्रिटिश संवैधानिक मशीनरी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। दूसरा कारण, साइमन कमीशन की भूमिका। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति ने यह साबित कर दिया था कि 1919 के सुधार पूरी तरह असफल रहे थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में परोक्ष रूप से नए सुधारों और प्रांतीय स्वायत्तता की सिफारिश की गई थी, ठीक है। तीसरा कारण था नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों ने अपना एक एकीकृत संविधान का खाका पेश किया था, जिसने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया कि भारतीय अब अपने राजनीतिक अधिकारों और
केंद्र प्रांत स्वायत्तता के लिए पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं। चौथा कारण लॉर्ड इरविन की घोषणा अक्टूबर 1929। वायसराय इरविन ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। इस पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे। पांचवा कारण था गोलमेज सम्मेलन का दौरा 1930, 31, 32। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसी एक बात पर आम सहमति तो नहीं बन सकी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले और तीसरे का बहिष्कार किया था और दूसरे सांप्रदायिक गतिरोध के कारण नहीं पूरा हुआ। लेकिन इन सम्मेलन के मंथन से नए अधिनियम का आधार जरूर तैयार हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन छठा कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार की कूटनीति। भले ही ब्रिटिश सरकार वायसराय विलिंगडन के करे कदम दमन चक्र के कारण 1932 से 33 के आंदोलन को दबाने में सफल रही, लेकिन उसे समझ आ गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद को केवल लाठी गोली से हमेशा के लिए शांत नहीं रखा जा सकता। अंग्रेजों की चाल क्या थी? वे कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि 1935 के अधिनियम के तहत मिलने वाले संवैधानिक सुधारों और प्रांतीय स्वायत्तता के लालच में कांग्रेस का नरम दल जो है सुधारवादी संतुष्ट हो जाएंगे और सरकार में शामिल हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन स्थायी रूप से कमजोर हो जाएगा। इसी कूटनीति के तहत ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया। ठीक है, अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश संसद अगस्त द्वारा 1935 में पारित यह अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है कि एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए। ठीक है, उसकी योजना ऑल इंडिया फेडरेशन। प्रावधान क्या है कि इस कानून में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था। इस संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और मुख्य आयुक्त जो चीफ कमिश्नर्स प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, कंपलसरी था। शर्त क्या थी? लेकिन देशी रियासतों प्रिंसली स्टेट्स राजा राजवारों का शामिल होना स्वैच्छिक ऑप्शनल था। उनके जुड़ने के लिए दो कठिन शर्तें भी थी। संघ में शामिल होने वाली रियासतों के पास उच्च सदन स्टेट काउंसिल की कम से कम आधी सीटें हों। शामिल होने वाली रियासतों की कुल आबादी भारत की कुल रियासती आबादी की कम से कम आधी 50% होनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? राजाओं को संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने थे। चूंकि राजाओं ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए यह अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आ सका। परिणाम क्या हुआ कि 1946 तक केंद्र सरकार पुराने कानून यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही चलती रही। 1935 लागू ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे क्या है? संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम एट सेंटर। केंद्र के स्तर पर शासन को चलाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई। पहला तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव केंद्र बिंदु कौन कौन थे? गवर्नर जनरल पूरे संविधान का केंद्र बिंदु, सुपर बॉस था। द्वैत शासन डायरकी एट सेंटर था। केंद्र के प्रशासनिक विषय को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, विषय का प्रकार, शामिल विभाग और प्रशासन कौन चलाता था, और व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति जवाबदेही किसकी थी। ठीक है, थी या नहीं थी? तो विषय का प्रकार आरक्षित विषय, शामिल विभाग विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले। ठीक, प्रशासन कौन चलाता था? गवर्नर जनरल और उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी परिषद। ठीक, व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही थी? नहीं थी। ठीक है, संसद इन्हें हटा नहीं सकती थी। ठीक, दूसरा जो हमारा विषय था वो हस्तांतरित विषय। शामिल विभाग कौन कौन सा था? शिक्षा और स्वास्थ्य। कौन चलाता था? ठीक है, जो इसके अंदर जो हमारा काउंसिल था वो चलाता था। ठीक, इसको, और व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही थी जी थी गवर्नर की। ठीक है, इन विषयों को लेके। ठीक, अब विशेष शक्ति थी किसके पास? वित्तीय स्थिरता और भारतीय साख, क्रेडिट, अल्पसंख्यकों की रक्षा और सरकारी सेवकों के अधिकार, राजाओं के सम्मान और देश में शांति बनाए रखने के नाम पर जो वीटो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, व्यक्तिगत निर्णय लेने का असीमित अधिकार था उसके पास। ठीक, समझ गए? चलिए, व्यवस्थापिका और संघीय विधानमंडल। केंद्र में द्विसदनीय 2 हाउसेस थे। व्यवस्था बनाई गई जो बहुत ही विचित्र और अजीब थी। राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन, यह एक अस्थायी सदन था।
जिसके 1/3 जो सदस्य थे वो 3 साल बाद चुने जाते थे। इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या थी वो 260 थी। 156 जो आते थे वो प्रांतों से चुनकर, 104 जो है जो वहाँ राजा थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनके द्वारा मनोनीत होते थे। ठीक है। और दूसरा जो हमारा था संघीय सभा, ठीक है, फेडरल असेंबली, निम्न सदन इसको कहते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इसमें 375 कुल सदस्य थे, 250 प्रांतों से और 125 जो है वो राजाओं द्वारा मनोनीत थे। अजीब नियम क्या था, आमतौर पर जो निम्न सदन का जो है चुनाव सीधा होता है, लेकिन यहाँ उच्च सदन का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा, और निम्न सदन जो है जो ज्यादातर महत्वपूर्ण था उसका चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा होना तय हुआ। ठीक है। राजाओं का दबदबा था। राजाओं को उच्च सदन में 40% और निम्न सदन में 33% सदस्य सीधे बिना चुनाव के भेजने यानी मनोनीत करने का अधिकार था। 3 सूचियां थी, शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है। बजट पर रोक, ये समझ में आया ना, केंद्र के अंदर रहेगा कुछ शक्ति राज्य के अंदर और कुछ दोनों के अंदर। ठीक है। बजट पर रोक, संघीय बजट का 80% हिस्सा जो है ऐसा था जिस पर भारतीय सांसदों को वोट देने यानी मताधिकार देने का कोई अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल चाहे तो बजट कटौती को रद्द कर सकता था या संसद द्वारा खारिज कानून को खुद पास कर सकता था। खारिज कर दिया गया कानून जो संसद द्वारा होता है उसको भी खुद भी पास कर सकता था। प्रांतीय स्वायत्तता थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रांतों से जुड़ा था। स्वायत्तता और पहचान, प्रांतों को द्वैत शासन से मुक्ति देकर स्वतंत्र और पृथक कानूनी पहचान दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं सीधे क्राउन के अधीन। प्रांतों को भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल के आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया। अब वे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी राजमुकुट के अधीन आ गए। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां दी गई। प्रांतीय सरकारें अपनी साख गारंटी पर कर्ज या धन उधार ले सकती थी। ठीक है। आगे क्या हुआ, प्रांतीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। गवर्नर की ताकत, प्रांत का मुखिया गवर्नर होता था जो ब्रिटिश क्राउन का मनोनीत प्रतिनिधि था। उसके पास अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों, ब्रिटिश व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर विशेष शक्तियां थी। यदि गवर्नर को लगे प्रांत का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो वो धारा 93 के तहत शासन की पूरी बागडोर गवर्नर शासन अपने हाथ में ले, जैसे राष्ट्रपति शासन अब होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल, प्रांत के सभी विषयों का संचालन भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था जिनका एक प्रमुख मुख्यमंत्री प्रीमियर होता था। ये मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। चुनाव और मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया। पुरुषों के समान महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। अधिकांश प्रांतों में 1 सदनीय और कुछ में 2 सदनीय व्यवस्था थी। चुनाव सीधे होते थे लेकिन सांप्रदायिक और वर्ग आधारित पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रही। प्रांतीय बजट का भी 40% हिस्सा वोटिंग के दायरे से बाहर था। अब अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जो 1937 में चालू हुआ। यह संविधान बहुत कठोर रिजिड था। इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल ब्रिटिश संसद के पास थी। भारतीय केवल प्रस्ताव भेज सकते थे। देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना की गई। बर्मा, म्यांमार और अदन को भारत के प्रशासन से पूरी तरह अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। अधिनियम का मूल्यांकन, कमियां देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम की बात चल रही है। ठीक है। भारतीय नेताओं ने इस अधिनियम को पूरी तरह लोकतांत्रिक और दमनकारी माना क्योंकि गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास विशेष संरक्षण के नाम पर इतनी वीटो शक्तियां थीं कि मंत्रियों की स्वायत्तता सिर्फ नाम मात्र की थी। विभाजनकारी नीति, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को और बढ़ाकर अंग्रेजों ने देश में सांप्रदायिकता के बीज बोए जिसका अंतिम परिणाम 1947 में भारत का विभाजन हुआ। गुलामी का बंधन, संविधान में अंदरूनी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि चाबी ब्रिटिश संसद के हाथ में थी। केंद्र पर जबरन द्वैत शासन, जिस द्वैत शासन डायरकी को साइमन कमीशन ने प्रांतों में बेकार और दोषपूर्ण बताया था, अंग्रेजों ने उसी बेकार व्यवस्था को केंद्र पर थोप दिया। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की दीर्घकालिक रणनीति, लॉन्ग टर्म।
स्ट्रैटेजी। 1935 से 1939 के बीच ब्रिटिश सरकार भारत को लेकर एक सोची समझी चाल चल रही थी, जिसके मुख्य बिंदु ये थे। दमन हमेशा काम नहीं आता। अंग्रेजों का मानना था कि केवल लाठी और जेल से आंदोलन हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। लंबे समय से कांग्रेस के युवा अहिंसा छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। नरम दल को लुभाना, संवैधानिक सुधारों का लालच देकर उदारवादियों, संवैधानिक संघर्ष में भरोसा रखने वालों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग करना और सरकार का वफादार बनाना। सत्ता का स्वाद चखाना, अंग्रेजों को उम्मीद थी एक बार कांग्रेसी नेताओं को मंत्री पद और सत्ता का स्वाद लग गया तो वे जेल जाने और बलिदान देने वाली राजनीति में कभी वापस नहीं लौटेंगे। कांग्रेस को तोड़ना, अंग्रेज चाहते थे चुनाव लड़ने और पद ग्रहण करने के मुद्दे पर कांग्रेस में वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच झगड़ा हो जाए। जब कांग्रेस टूट जाएगी तो वे नरमपंथियों को सुधारों से खुश रखेंगे और वामपंथियों को दमन से कुचल देंगे। प्रांतीय नेताओं को उभारना, प्रांतीय स्वायत्तता देने के पीछे एक चाल यह थी कि राज्यों में शक्तिशाली कांग्रेसी नेता उभरे, जिससे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जैसे गांधी, नेहरू कमजोर हो जाए और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के बजाय प्रांतीय स्तर पर सिमट कर रह जाए। प्रमुख ऐतिहासिक कथन तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सबसे उत्तम तरीका है। ये किसने कहा? लॉर्ड लिंगलिथगो, तत्कालीन वायसराय, जो उस समय 1936 से 43 में थे। हमें एक ऐसा कार्य दिया गया है जिसमें अनेक ब्रेक तो है लेकिन इंजन गायब है। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, 1935 अधिनियम के संदर्भ में। दूसरे चरण की बहस, चुनाव और पद ग्रहण का सवाल। जैसे ही ब्रिटिश सरकार 1937 के शुरुआत में प्रांतीय चुनावों की घोषणा की, राष्ट्रवादियों के बीच दूसरे चरण की बहस छिड़ गई। सहमति किस बात पर थी? सभी भारतीय नेता एक सुर में इस बात पर सहमत थे कि 1935 का अधिनियम पूरी तरह बकवास है और इसका विरोध होना चाहिए। इस बात पर भी सहमति थी कि कांग्रेस को यह चुनाव पूरी ताकत से लड़ना चाहिए ताकि इस चुनाव के जरिए जनता के बीच साम्राज्यवाद विरोधी चेतना और राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा सके। मतभेद किस बात पर था? सबसे बड़ा विवाद यह था कि यदि चुनाव के बाद प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है तो क्या कांग्रेस को सरकार, मंत्रिमंडल बनानी चाहिए और पद ग्रहण करना चाहिए। वामपंथियों का तर्क, नेहरू और समाजवादी, पद ग्रहण करने का मतलब होगा, इन लोगों का तर्क था कि 1935 के बकवास कानून को स्वीकार करना और अंग्रेजों के जाल में फंसना। इससे हमारी क्रांतिकारी छवि खराब होगी। हमें सरकार नहीं बनानी चाहिए बल्कि सदन में जाकर व्यवस्था को ठप करना चाहिए। कांग्रेस को स्वतंत्र भारत के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की मांग करनी चाहिए। दक्षिणपंथियों और दक्षिणपंथी स्वराजवादियों का तर्क क्या था? यदि हम सरकार बना लेते हैं तो हमारे पास कुछ प्रशासनिक शक्तियां आ जाएंगी जिससे हम जनता को राहत पहुंचा सकेंगे, पुलिस के दमन को रोक सकेंगे और अपनी स्थिति मजबूत करके अगले आंदोलन के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। इस वैचारिक खींचातान के बीच आखिरकार कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार गठन के घटनाक्रमों ने आगे इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। पद ग्रहण, सरकार में शामिल होने को लेकर वैचारिक मतभेद भी हुए। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस के भीतर इस बात पर दो स्पष्ट और मजबूत विचारधाराएं उभरकर सामने आई। एक तो पद ग्रहण के विरोधी एंटी ऑफिस एक्सेप्टेंस ग्रुप था। ये इसमें प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस सोशलिस्ट, समाजवादी और वामपंथी कम्युनिस्ट नेता जो थे, इनके मुख्य तर्क और चिंताएं निम्नलिखित थी। अंग्रेजों के जाल में फंसना पहला चिंता था और तर्क भी कि सत्ता में भागीदारी करने का सीधा मतलब यह होगा कि 1935 के अधिनियम को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा करना राष्ट्रवादियों द्वारा अपने सिद्धांतों को से समझौता करना जैसा होगा। और क्या तर्क था और क्या चिंता थी? बिना अधिकार के जिम्मेदारी। 1935 के कानून के तहत असली ताकत वीटो पावर गवर्नर के पास थी। ऐसे में सरकार बनाने का मतलब था बिना किसी वास्तविक अधिकार के शासन की सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेना। यदि कुछ गलत हुआ तो बदनामी कांग्रेस की होगी। और क्या चिंता और क्या विरोध था? कि क्रांतिकारी तर्क था, क्रांतिकारी चरित्र का नुकसान होगा यदि कांग्रेस
कांग्रेसी नेता मंत्री बन गए तो वो गाड़ियों, बंगलों और संसदीय कार्यों के चक्रव्यूह में उलझ जाएंगे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का जुझारू और क्रांतिकारी चरित्र समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य का एक ही हिस्सा, अंग बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो मूल लक्ष्य से भटकाव, ये भी चिंता था कि सत्ता के इस खेल में आज़ादी, सामाजिक आर्थिक न्याय और देश से गरीबी दूर करने का कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। इनकी सुझाई रणनीति क्या था? तो नेहरू और बोस का मानना था कि हमें चुनाव जीतकर संसद विधानसभाओं के भीतर जाना तो चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बनानी चाहिए। हमें अंदर बैठकर सरकारी प्रस्तावों का कड़ा विरोध करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिससे 1935 का अधिनियम पूरी तरह ठप, फेल हो जाए। और ये रणनीति पुराने स्वराजवादियों जैसी ही थी। दीर्घकालीन रणनीति क्या थी? इन्होंने सुझाव दिया कि मजदूरों और किसानों को उनके वर्ग के आधार पर संगठित किया जाए, उन्हें कांग्रेस से जोड़ा जाए और फिर कांग्रेस को पूरी तरह समाजवादी रास्ते पर लाकर एक नया जन आंदोलन शुरू किया जाए। ठीक, अब आते हैं पद ग्रहण के समर्थक। ठीक है, उनके दक्षिणपंथी के विचारों और उनके नेता के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख नेता थे दक्षिणपंथी राइटिस्ट, व्यवहारिक राजनीति के जो समर्थक थे वही लोग थे। इनका मुख्य तर्क और व्यवहारिक सोच निम्नलिखित है। तो अल्पकालिक रणनीति, इनका कहना था कि वे 1935 के अधिनियम के विरोधी हैं, लेकिन सरकार बनाना आज़ादी की लड़ाई की एक काल्पनिक रणनीति, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, आंदोलन का विकल्प न होना। चूंकि इस समय जनता थक चुकी है और देश में किसी बड़े जन आंदोलन का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए संसदीय रास्ता अपनाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अनुकूल राजनीतिक माहौल है। प्रांतीय सरकारों में शामिल होकर हम प्रशासन की शक्तियों का उपयोग आंदोलन के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल तैयार करने में कर सकते हैं। अवसरवादियों को रोकना, यदि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी तो प्रशासन का मैदान पूरी तरह साफ हो जाएगा और स्वार्थी, चाटुकार और अवसरवादी तत्व मंत्रियों की कुर्सी पर कब्जा कर लेंगे, जो देश के लिए और भी घातक होगा। ठीक है, और क्या तर्क था कि जनता को सीमित राहत, सीमित अधिकारों के बावजूद हमारे मंत्री जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ा सकते हैं, पुलिस दमन को कम कर सकते हैं और जनता के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। जोखिम से लड़ना, ये भी एक तर्क था। इन्होंने माना कि पद और सत्ता के अपने खतरे हैं, कोई भी कांग्रेसी रास्ता भटक सकता है, लेकिन हमें इन बुराइयों से डर कर प्रशासन का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार में रहकर इन खतरों से लड़ना चाहिए। महात्मा गांधी की मध्यस्थता हुई और जो रुख आया वो भी देख लेते हैं। गांधी पोजीशन, इस गंभीर मतभेद के समय गांधी जी ने एक बार फिर संकट मोचन की भूमिका निभाई। शुरुआती रुख क्या रहा कि शुरुआत में गांधी जी भी कांग्रेस कार्य समिति, वर्किंग कमेटी की बैठकों में सत्ता में भागीदारी यानी सरकार बनाने के खिलाफ थे। बदला हुआ रुख 1936, लेकिन 1936 की शुरुआत आते आते व्यवहारिक परिस्थितियों को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि चुनाव लड़ना और सरकार बनाना इस समय कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को एक मौका देने का मन बना लिया। कांग्रेस का फैसला, 1936 का लखनऊ का अधिवेशन होता है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और 1937 का फैजपुर अधिवेशन, यह कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, में आम सहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय यह हुआ कि कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत से भाग लेगी, लेकिन सरकार बनाने, पद ग्रहण करने के मुद्दे पर अंतिम फैसला चुनाव के नतीजे आने के बाद किया जाएगा। यह तत्कालिक विवाद को टाल दिया गया। ठीक है, ये बोल के कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ। चुनाव मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस ने एक बेहद क्रांतिकारी और जन कल्याणकारी घोषणा पत्र तैयार किया। इसमें 1935 के अधिनियम को पूरी तरह खारिज करते हुए जनता से निम्नलिखित वादे किए गए। अब वादे कौन कौन से हैं? तो नागरिक स्वतंत्रता मिलेगा, देश में अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह बहाल किया जाएगा, कैदियों की रिहाई, ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में डाले गए जो सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा किया जाएगा, कृषि सुधार, कृषि व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे, भू राजस्व, लगान और टैक्स की जो दरें हैं उसमें भारी कटौती की जाएगी, किसानों को कर्ज से राहत, साहूकारों और कर्ज के जाल में फंसे जो गरीब किसान हैं उनको कर्ज से मुक्ति दिलाई जाएगी, मजदूरों का अधिकार, औद्योगिक मजदूरों को अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करने, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने और अपने संगठन यूनियन बनाने का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। विशेष नोट ये भी था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल तो बनाया, लेकिन उन्होंने स्वयं एक भी चुनावी सभा या रैली को संबोधित नहीं किया। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 के चुनाव कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रदर्शन होता है। तो फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं बढ़कर शानदार और चमत्कारिक प्रदर्शन किए। चुनावी आंकड़े एक नज़र में देख लेते हैं। कुल सीटें मिलती हैं प्रांतों में 1585 सीटें थी, जिनमें से कांग्रेस जो है 1161 सीटों पर चुनाव लड़ती है, शानदार जीत मिलता है, 716 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। ठीक है। और प्रांतीय प्रदर्शन का वर्गीकरण अगर करें तो पूर्ण बहुमत वाले प्रांत थे 6 प्रांत सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, 3 प्रांत कमजोर प्रदर्शन वाले प्रांत, 2 प्रांत। अरे कम से कम ये सोचिए कि अंग्रेजों के ज़माने में भी इतना फेयर इलेक्शन हो रहा है, सोचिए। खैर, मद्रास संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, यहाँ जो है इनको बहुमत मिला। सरकार का गठन होता है। इस प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बाद में असम और जो सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहां गठबंधन सरकारें बनी। इस जीत का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव क्या पड़ा? इस भारी सफलता से पूरे देश में कांग्रेस की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। अगर ब्रिटिश चाहते तो घोटाला कर सकते थे, क्योंकि इस तरह की चीजें हो जाएंगी, उनको भी समझ में आता था। लेकिन देखिए कितना फेयर इलेक्शन हो रहा है उस समय भी। तो ब्रिटिश सरकार का यह भ्रम टूट गया कि कांग्रेस जन आधार खो चुकी है। देखिए ब्रिटिश सरकार को भी भरोसा है जन आधार पर। रणनीति व पूरा विचार। इस अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड जीत को देखकर खुद जवाहरलाल नेहरू को भी अपनी सोच बदलनी पड़ी। वे यह मानने पर मजबूर हो गए कि गांधी जी की संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति भारतीय परिस्थितियों में सबसे सटीक और सही रणनीति है, क्योंकि इस संवैधानिक चरण ने कांग्रेस को जनता के बीच अपनी ताकत दुगुनी करने का एक सुनहरा मौका दिया था। असल में नेहरू जी को भी समझ में आ गया है कि अब सरकार में चलो, ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने से कोई फायदा नहीं। तो प्रांत में कांग्रेस का जो शासन होता है वो 1937 से 1939 तक। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने भारत के 6 प्रांतों में अपनी सरकारें मंत्रिमंडल बनाई। बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, ठीक है, आज का यूपी। बाद में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ और गठबंधन के जरिए असम और जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है वहाँ सरकारें बनाई। इस तरह कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ। महात्मा गांधी की सलाह, कांटों का ताज। गांधी जी ने नवनिर्वाचित कांग्रेसी मंत्रियों को बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के इस अवसर को बहुत सहजता, लाइटली से लें, अहंकार या गंभीरता से नहीं। यह पद कोई गौरव की बात नहीं बल्कि कांटों का ताज है। हमने यह पद इसलिए स्वीकार किया है ताकि यह जांच सके कि हम अपने असली राष्ट्रवादी लक्ष्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ पा रहे हैं या नहीं। उन्होंने सचेत किया कि हमें 1935 के अधिनियम को उस तरीके से बिल्कुल नहीं चलाना जैसा अंग्रेज चाहते हैं। हमें उनकी उम्मीदों को नाकाम करना है। देश का माहौल। कांग्रेस की सरकारें बनने से पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। सदियों से गुलामी झेल रहे भारतीयों को पहली बार ऐसा महसूस होने लगा कि वो अपने खुद के शासन में जी रहे हैं। इससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। जनता को लगा कि ये उनकी अपनी जीत है। अब उनके प्रतिनिधि राज्य की शक्तियों का उपयोग जनता की भलाई के लिए करेंगे। शासन की सीमाएं, हालांकि मंत्रियों के पास वित्तीय संसाधन, पैसा और अधिकार बहुत सीमित थे। वे इस सीमित सत्ता के दम पर न तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पूरे ढांचे को बदल सकते थे और न ही रातों रात किसी क्रांतिकारी नए युग की शुरुआत कर सकते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या क्या थे? अपने 28 महीने के छोटे कार्यकाल में कांग्रेस सरकारों ने कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम किए। नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी की बहाली की उन्होंने। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए जनता के अधिकारों को छीन रखा था। कांग्रेस सरकारों ने आते ही नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। आपातकालीन कानून खत्म किए। 1932 के जन सुरक्षा अधिनियम, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पुलिस और प्रांतीय सरकारों को मिले जो सभी दमनकारी आपातकालीन अधिकार थे उसको रद्द कर दिए गए। संगठनों और किताबों से प्रतिबंध हटा। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे देशभक्त संगठनों पर से बैन हटा लिया गया। साथ ही प्रतिबंधित की गई क्रांतिकारी किताबों, अखबारों और पत्रिकाओं
को दोबारा कानूनी मंजूरी दी गई। प्रेस की आज़ादी, प्रेस पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी गई। जिन अखबारों या प्रिंटिंग प्रेसों को अंग्रेजों ने काली सूची ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, उन्हें दोबारा सरकारी विज्ञापन मिलने लगे। वहीं हथियार और लाइसेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त किए गए हथियार लोगों को वापस लौटाए गए और रद्द किए गए हथियारों के लाइसेंस दोबारा बहाल किए गए। पुलिस की शक्तियों में कटौती हुई, पुलिस की मनमानी पर रोक लगाई गई। पुलिस द्वारा जनता के भाषणों को नोट करने, रिकॉर्ड करने और सीआईडी खुफिया पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा करने की व्यवस्था पर तुरंत रोक लगा दी गई। ठीक है। कैदियों की रिहाई, जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों, क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। नजरबंदी और देश निकाला निर्वासन के सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए गए। जमीन और पेंशन की वापसी, बम्बई प्रांत में आंदोलन के दौरान जब्त की गई किसानों की जमीनें उन्हें वापस दिलाई गई। आंदोलन का समर्थन करने के कारण नौकरी से बर्खास्त किए गए सरकारी अधिकारियों के पेंशन भत्ते दोबारा शुरू किए गए। नागरिक स्वतंत्रता की आलोचना, अपवाद, कुछ मौकों पर कांग्रेस सरकारों की आलोचना भी हुई। जुलाई 1937 में मद्रास की कांग्रेस सरकार ने एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सजा दी। अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी नेता एस बाटलीवाला को राजद्रोह का भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा सुनाई। बम्बई के तत्कालीन गृह मंत्री के.एम. मुंशी ने कम्युनिस्टों, वामपंथियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का इस्तेमाल किया, जिससे वामपंथी नाराज हो गए। नेहरू जी व्यक्तिगत रूप से इस व्यवहार से नाखुश थे, लेकिन उन्होंने संगठन की एकता के लिए सार्वजनिक रूप से हमेशा सरकारों का बचाव किया। कृषि सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी हुए। कांग्रेस सरकारें जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाई, न ही कृषि ढांचे की पूरी तरह कायाकल्प कर सकी। इसके पीछे कई मजबूरियां और कारण थे। जमींदारी खत्म न कर पाने के कारण सीमित अधिकार और धन की कमी, भारतीय राजस्व टैक्स का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ब्रिटिश सरकार के पास जाता था, प्रांतों के पास पैसों की भारी कमी, प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजों के हाथ में, नौकरशाही को बदलने का अधिकार मंत्रियों के पास नहीं बल्कि वायसराय और गवर्नरों के पास सुरक्षित था। वर्गों में सामंजस्य, तालमेल की नीति, गांधीवादी नीति के तहत कांग्रेस जमींदारों और किसानों के बीच टकराव नहीं चाहती थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश के सभी वर्गों का एकजुट रहना जरूरी था। समय की कमी, सरकारों के पास बहुत कम समय था। 1938 के बाद ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। उच्च सदन, विधान परिषद में जमींदारों का दबदबा, बम्बई, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत जैसे राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। वहां के उच्च सदन में अमीर जमींदार, पूंजीपतियों, सूदखोरों का बहुमत था, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक थी। कोई भी किसान हितैषी कानून पास कराने के लिए कांग्रेस को इन अमीर तत्वों से समझौता करना पड़ता था। ठीक है, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। फिर भी बहुत काम किया कांग्रेस ने इस 28 महीने के अपने कार्यकाल में, उतना तो अब की सरकार न करती। किए गए वास्तविक, जिनके पास सारा टूल है, फिर भी किए गए वास्तविक सुधार। इन तमाम रुकावटों के बावजूद कांग्रेस ने कई कानून बनाए जिससे किसानों को कर्ज से राहत मिली, भू राजस्व लगान की दरों में कमी की गई, जंगलों में मवेशियों, पशुओं को चराने की अनुमति दी गई, जमींदारों द्वारा ली जाने वाली अवैध वसूली, नजराना और बेगारी, बिना पैसे के जबरन काम कराने की प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित किया गया। हालांकि इन सुधारों का मुख्य लाभ केवल बड़े और मध्यम किसानों को मिला। उप काश्तकार यानी बटाईदार और भूमिहीन जो खेत मजदूरों को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो सका। मजदूरों के प्रति नज़रिया, एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का रुख मजदूरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन उनकी प्राथमिकता मजदूरों के हितों की रक्षा के साथ साथ औद्योगिक शांति बनाए रखना भी थी। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कांग्रेस का मानना था मजदूरों को तुरंत हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। मालिक और मजदूरों के विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को मध्यस्थ पंच बनाने की सलाह दी। मजदूरी में वृद्धि, ठीक है। उन्होंने श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने और उनकी काम करने की स्थिति, वर्क कंडीशन में को सुधारने के प्रयास किए। ठीक है। सख्त रुख भी अपनाया गया जब कुछ उग्रवादी
या कम्युनिस्ट मजदूर संगठनों ने हिंसक हड़तालें शुरू की तो कांग्रेस सरकारों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 144 की जो धारा 144 थी उसको लागू किया और कुछ नेताओं को गिरफ्तार भी किया। गांधी जी और नेहरू जी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों जैसे हिंसक और दमनकारी तौर तरीके न अपनाएं। समाजवाद, कल्याण और अन्य सुधार, सोशल वेलफेयर। कांग्रेस सरकारों ने समाज के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। शराबबंदी, प्रोहिबिशन। प्रांतीय सरकारों ने समाज को सुधारने के लिए कुछ निश्चित क्षेत्रों में पूरी तरह शराबबंदी लागू कर दी। हरिजन कल्याण। दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मंदिरों में उनका प्रवेश सुनिश्चित कराया गया। सार्वजनिक कुओं, तालाबों के उपयोग की आज़ादी दी गई। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप बांटी गई। पुलिस व सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ाई गई। शिक्षा और स्वास्थ्य। प्राथमिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई। लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई को प्राथमिकता दी गई। स्वदेशी और खादी। सरकारी अनुदान, सब्सिडी देकर खादी के उत्पाद और उपयोग को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। जेल सुधार। जेलों की अमानवीय स्थितियों को बदलकर उनमें सुधारात्मक कदम उठाए गए। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। भविष्य के आज़ाद भारत के आर्थिक विकास का खाका तैयार करने के लिए 1938 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, 1938 में कौन है अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सब चीज़ें लिख लीजिए नोट करके। अन्य जन गतिविधियाँ, निरक्षरता खत्म करने के लिए जन शिक्षा अभियान, मास लिटरेसी कैंपेन चलाया गया। गांवों में विवादों को निपटाने के लिए कांग्रेस पंचायतें, पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। जनता की समस्याओं को मंत्रियों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस लोक शिकायत समिति बनाई गई। कांग्रेस शासन का मूल्यांकन और अंत। तो 1939 के अंत आते आते सत्ता में रहने के कारण कुछ कांग्रेसी नेताओं में पद का लालच, आपसी गुटबाजी और अवसरवादिता जैसी बुराइयां दिखने लगी थी। इसके बावजूद कांग्रेस का यह 28 महीने का शासन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 28 महीने का शासन का महत्व और उपलब्धियां। योग्यता का प्रमाण। इस शासन ने अंग्रेजों के इस भ्रम मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि भारतीय अपना शासन खुद चलाने के योग्य नहीं। कांग्रेसी मंत्रियों ने बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता दिखाई और अधिकारियों के मनोबल में गिरावट। जो ब्रिटिश अधिकारी पुलिस कल तक भारतीयों पर लाठियां चलाते थे, अब उन्हें उन्हीं भारतीय मंत्रियों के आदेशों का पालन करना पड़ रहा था। इससे ब्रिटिश नौकरशाही का मनोबल टूट गया। आज़ादी का ट्रेलर। जनता को 28 महीनों में यह एहसास हो गया कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बाद उनका भारत कैसा होगा। उन्हें अपने अधिकारों और लोक कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट खाका, ब्लूप्रिंट मिल गया था। सांप्रदायिकता पर रोक। कांग्रेस सरकारों ने अपने स्तर पर सांप्रदायिक दंगों और तनाव को रोकने के ईमानदार और सफल प्रयास किए। विरोधी तत्व शांत। जमींदार और पूंजीपति जो हमेशा अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहते थे, कांग्रेस की सत्ता देखकर शांत हो गए और राष्ट्रवादियों के साथ सहयोग करने पर मजबूर हो गए। अंत कैसे होता है? इस्तीफा दिया जाता है अक्टूबर 1939 में। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। भारत के वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो ने भारतीय नेताओं और प्रांतीय मंत्रिमंडलों से बिना कोई सलाह लिए जबरन जो है भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया और घोषणा कर दी कि भारत भी अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ रहा है। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि जो ब्रिटेन खुद को लोकतांत्रिक कहता है, वो बिना भारतीयों की मर्जी के उन्हें युद्ध में कैसे ढकेल सकता है। इसके विरोध में और अंग्रेजों की इस मनमानी नीति के खिलाफ अक्टूबर 1939 में सभी 8 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। तो ये था हमारा ये चैप्टर और इसका डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले चैप्टर में।